हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आपके लिए एक हफ्ते की पूरी करंट है जो हर एग्जाम में आप लोगों के काम आएगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चंद्र का दंपारण वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान देना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें अब हिरणों को सफलतापूर्वक ट्रांसफर किए जाने की बात की जा रही है। साथ के साथ सांभर और गौर को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो चंद्र का दंपारण ये 1982 में एक अभ्यारण्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। इसमें मुख्यतः रूप से बहुत सारे लुप्त प्राय वन्य जीव भी और पक्षी भी यहाँ पर निवास करते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ की जलवायु है। यहाँ पर गर्मी, बरसात, सर्दी हर प्रकार के मौसम मिलेंगे आप लोगों को। और यहाँ पे अनेक वनस्पतियां भी हैं, जिसमें धामन, बंकापासिया, जामू, कंधाना, ये सभी प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां होगी। और हर प्रकार के यहाँ पे जीव भी, हर प्रकार के यहाँ पर आपका जीव भी मिल जाएंगे, जैसे हाथी, चीतल और अनेक प्रकार के स्तनधारी हुए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस चीज से संबंधित है? इतना ध्यान रखना है इसमें कि इसको डेनमार्क में शुरू किया गया है और यूएनडीपी द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब ये किस चीज से संबंधित है ये भी बताएंगे। तो ये डेनमार्क में शुरू किया गया यूएनडीपी द्वारा। इसमें क्या होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, पुलिस अधिकारी और छोटे बच्चों के बीच में अपराध के गवाहों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कानून के प्रति क्या होगा, विश्वास पैदा होगा। ठीक है, तो और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतने ध्यान रखना, इसको यूएनडीपी और डेनमार्क में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए एक अल्टेयर के साथ सहयोग किया है? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास द्वारा इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने की बात की गई है। और ये जो अल्टेयर एक वैश्विक तकनीकी होती है, जिसमें सिमुलेशन के माध्यम से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और एआई करने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसमें महारत हासिल प्राप्त करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा संगठन वैश्विक शिक्षा समिति रिपोर्ट जारी करता है? तो वो है अल्सर। जो जारी की गई है संस्था का नाम है प्रथम संस्था। और ये रिपोर्ट है अल्सर जो जारी की गई है। इसमें जो शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट होती है वो सभी बताया जाता है। तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। किस नाम से? बियॉन्ड्स बेसिक्स के नाम से इसको जारी किया है। तो इसमें बताया गया है जो महामारी के दौरान स्कूल बंद हुए थे, यानी कोविड की बात हो रही है यहाँ पे, उस स्कूल बंद हुए थे। तो उस समय जो आंकड़े थे 2018 में 97.2% थे, यानी रजिस्ट्रेशन के, लेकिन 2022 में वो बढ़ गए। यानी कोविड के दौरान भी जो रजिस्ट्रेशन हुआ, जो नामांकन हुए, उनके आंकड़ों में वृद्धि हुई है। 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, 2018 में 97% से बढ़कर 2022 में 98% हो गए हैं आंकड़े उनके। तो 3 से 16 वर्ष के बच्चों के अनुपात देखा जाए तो उसमें 2018 में 2.8% से गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। 1.6% के निचले स्तर पर आ गए हैं उनके नामांकन, यानी 3 से 16 वर्ष से तक के बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे चलते हैं। सरकारी स्कूल में 2018 में 65%, लगभग 65% से 2022 में लगभग 72% तक जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए उसमें वृद्धि हुई है। यानी जो सरकारी स्कूल में उसमें रजिस्ट्रेशन में वृद्धि की गई है। बच्चों की जो साक्षरता, जो बुनियादी जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें गिरावट आई है। ये कौन बता रहा है? प्रथम फाउंडेशन द्वारा जो जारी की गई है अल्सर रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग क्रोहन रोग, एक प्रकार के सूजन आंत रोग से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आंसर है इसका कि अभी हाल ही में जो साइंटिफिक रिपोर्ट आई है उसमें एक अध्ययन किया गया है। माइग्रेन और सूजन आंत रोग के विकास के बीच में जो संबंध होता है उस चीज का पता पड़ा है कि माइग्रेशन और सूजन के बीच में क्या संबंध होता है। तो आईडीबी में पाचन तंत्र में जो हल्की सी सूजन होती है, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, तो वो उस सूजन से संबंधित है। यानी जो पाचन तंत्र से संबंधित है वो इस चीज से संबंधित रखती है। तो इसमें बोला गया है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो छोटी आंत और मलाशय को प्रभावित करती है। क्रोहन जो पाचन तंत्र में सूजन द्वारा चिन्हित होता है, आमतौर पर छोटी आंत से संबंधित होता है। तो तुमने देखा होगा जो पाचन तंत्र में सूजन आती है जिसको क्रोहन रोग कहते हैं, जो वो छोटी आंत और वो माइग्रेन से भी संबंधित रखती है। यानी यदि वो सूजन है तो माइग्रेन का भी कारण हो सकता है। इतना याद रखना, जो क्रोहन रोग होता है वो क्रोहन रोग किसी से संबंधित होता है? तो माइग्रेन और छोटी आंत से संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। WEF कि अभी हाल ही में क्या सम्मेलन होने वाला है 2024 के अंदर। तो भारत वहां पर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी समानता गठबंधन लॉन्च करने की बात की गई है। तो इसमें वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के बीच में गठबंधन की बात की जाएगी। तो ये कब होगा? ये दावोस में होगा।
तो इसमें जो ट्रस्ट है वो निर्माण ट्रस्ट की थीम पर आयोजित 2024 वैश्विक आर्थिक मंच में भारत वसुधैव कुटुंब की भावना की बात करेगा, यानी पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंब, एक परिवार की तरह देखने का प्रयास किया जाएगा, जो वैश्विक सहयोग के आधार पर साझा भविष्य को आकार देने की बात किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वस्थ, शिक्षा और उद्यम, जो उद्योग होते हैं उनके ज्ञान, निवेश, सभी चीजों की यहाँ पर बात की जाएगी। और बात की जाएगी लिंग समानता और समानता, मतलब यहाँ पे समानता और असमानता की बात की जाती रही है, लेकिन अब लिंग समानता और समानता की बात यहाँ पर की जाएगी वैश्विक स्तर पर। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। यह गठबंधन भारत के वसुधैव कुटुंब का आधार बनेगा, जिसके माध्यम से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की ओर सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास का एक मंत्र भी यहाँ पर दिया जाएगा। और वैश्विक महिलाओं के मुद्दे पर प्रगति को आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात की जाएगी WEF के अंदर, जिसमें भारत ये रिपोर्ट जारी करेगा। लिंग समानता और असमानता के आधार पर गठबंधन की बात यहाँ पर की जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आरबीआई द्वारा उसको जारी किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये चीज बताई गई थी कि 2021 से 2023 के लिए लगभग 2.5 लाख पंचायतों के डाटा का विश्लेषण किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो राजस्व स्रोत होते हैं, पंचायत अनुदान उस पर 95% निर्भर होता है। तो उसके हस्तांतरण में अंतर राज्य विभिन्नताएं सामाजिक आर्थिक परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। किसने जारी की थी? आरबीआई ने। आगे है नेशनल फोरेंसिक साइंस का अभी सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जो भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन है, तो ध्यान रखना, इसको गांधीनगर में आयोजित किया गया था और उसको संबोधित किया था अमित शाह ने। तो गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान का सम्मेलन संबोधित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार, ध्यान देना, इक्विटी बाजार बनने के रूप में ऊपर उभरा है। तो इसने किस देश को पिछाड़ा है? तो जिसका कुल बाजार लगभग कितना है? 4.33 ट्रिलियन है, जो हांगकांग के कितने 4.29 ट्रिलियन से अधिक है। तो ध्यान देना, किसको पछाड़ा? ये हांगकांग को पछाड़ा है। यानी अब भारत चौथे स्थान पर आ चुका है, हांगकांग को पिछाड़ कर इक्विटी बाजार बनने के अंदर में। तो देखा जाए वैश्विक स्तर पर सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चीन और फिर आता है जापान। अब इसके बाद भारत आ चुका है। यह मील का पत्थर साबित होगा वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रमुखता को ये रेखांकित करता है। जो मजबूत जीडीपी, राजनीतिक स्थिरता और विदेशी निवेश के रूप में देखा जाए तो ये चीन का एक विकल्प भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुरक्षा बल यानी यानी सीमा सुरक्षा बल, ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। और लगभग कितनी बटालियन है? तो 192 बटालियन है। बेसर की स्थापना 1965 को की गई थी, वो भी 25 बटालियन के साथ इसकी स्थापना हुई थी, जो अब बढ़कर लगभग कितनी हो चुकी है? लगभग 192 बटालियन और 2 लाख कर्मचारी इसमें हो चुके हैं। यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर ये दोनों ये सेनाएं तैनात रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया जोम्बी वायरस, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। जोम्बी वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो जोम्बी वायरस है, ये किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग और अटलांटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से संबंधित है। अभी परमाफ्रॉस्ट होता है कि जो बर्फ पिघलती है, उसी को हम यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने के कारण जो बर्फ वो बहुत तेजी के साथ पिघल रही है, जिससे क्या होता है? जोम्बी वायरस फैल सकता है, उसके पैदा होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ये एक अमीबा होता है। जब भी उमस होती है, तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, तब इसके पैदा होने का खतरा होता है। और ध्यान देना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। नए स्टोन में लगभग 13 वायरल जीनोम में से एक ये इस समय पाया गया है, जो 48,000 साल पुराना है। ये ध्यान रखना, 48,000 साल पुराना। आगे चलते हैं। ग्रंथ लिपि, जिसका उपयोग किसी समय संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में, ये भी ध्यान रखना। तमिलनाडु के कंगयाम के पास एक स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है पजनम चेरवाजी। तो वहां पर ये इस समय सुरक्षित है ग्रंथ लिपि। तो 11वीं और 16वीं सदी के पत्थर के शिलालेख वहां पर मिले हैं, जिसमें
ग्रंथम और तमिल लिपियां शामिल हैं। तो ये बस ध्यान रखना है कि ग्रंथ लिपि इस समय किस राज्य में है। जो संस्कृत लिखने के काम में आती थी तो तमिलनाडु के अंदर है। तो ग्रंथम एक ऐतिहासिक लिपि है जो कभी दक्षिण और पूर्वी एशिया तमिलनाडु की संस्कृत लिपि में रखी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा होगा आप लोगों ने मांड्रिंग अल्बाट्रास आईयूसीएन की क्या स्थिति, यानी आईयूसीएन के अंदर, आईयूसीएन एक संस्था है जो जितने भी जीव होते हैं इस पृथ्वी पर उसका डाटा जारी करती है कि रेड लिस्ट के अंदर कौन से लुप्त हैं, कौन डेंजर हैं, कौन इस समय लुप्त हो चुके हैं, कौन खतरे के कगार पर है। इस चीज का डाटा जारी करते हैं, वो भी किसमें, रेड डाटा बुक के अंदर। ठीक है, तो अभी हाल में वांडरिंग अल्बाट्रास की स्थिति का पता लगाया तो ये कौन सी स्थिति पर आता है। तो ये इस समय पूरी तरह से खतरे के कारण लुप्त होने की कगार पर है। तो ध्यान देना, लुप्त होने की कगार पर इसकी स्थिति जारी की गई है। जो लगभग 3.5 मीटर पंखों वाला दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, ये भी ध्यान रखना। ये लंबी लंबी मछलियां पकड़ता है और प्लास्टिक के कारण, यानी प्लास्टिक के अत्यधिक सेवन के कारण ये पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में अनेक घोंसलों के स्थानों के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा कर सकता है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी इसके लिए खतरा है। ये समुद्री खानाबदोश, यानी ये 60 साल तक अपना जीवन पूरी तरह से समुद्र के अंदर बिताता है। और ये प्रजनन कहाँ पर करता है, तो ठंडे क्षेत्रों में, यानी जो उप अटलांटिक क्षेत्र होते हैं वहां पर ये प्रजनन करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में आपने देखी होगी एक बीमारी डिसीज एक्स। अब ये डिसीज एक्स किस चीज से संबंधित है, जो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है डिसीज एक्स। आप देखो, WHO ने इसके लिए चेतावनी जारी कर दी है और ये कवक रोग है एक प्रकार का। डिसीज एक्स एक कवक रोग है जो 2018 में WHO के ब्लू प्रिंट से संबंधित भी रही है और ये काफी खतरनाक है। ठीक है, तो ये किस चीज से संबंध रखती है, तो कवक रोग से संबंधित रखती है डिजीज एक्स, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। और इसने भी ये भी ध्यान रखना है जो कोविड वायरस फैला था उससे भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है डिसीज एक्स। ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा अभी एक आयोजित किया गया था अभ्यास जिसका नाम दिया था डेजर्ट नाइट। तो किन दो देशों ने इसमें भाग लिया, तो ध्यान देना, फ्रांस और यूएई इन दोनों देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, बस इतना। और ये कहाँ पे हुआ था, अरब सागर के अंदर, बस इतना याद रखना है। कौन देश थे, यूएई, फ्रांस और भारत, ये 3 देश शामिल थे। भारत द्वारा इसको आयोजित किया गया था, वो भी वायुसेना अभ्यास था। और यह कहाँ पे हुआ था, अरब सागर में, बस इतना। और कुछ इसमें ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है रेटबा झील। अब रेटबा झील इसको गुलाबी झील भी कहा जाता है। तो इसको गुलाबी झील क्यों कहा जाता है, किस कारण इसका पानी गुलाबी होता है, ये बताएंगे। तो सबसे पहले देख लो, जो गुलाबी झील है ये कहाँ पर है, सेनेगल के अंदर पड़ती है। ये सेनेगल कहाँ है, ये जो हमारा साउथ अफ्रीका है, ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल, यदि आप पश्चिमी हिस्से पर जाओगे तो वहां पर एक देश पड़ता है सेनेगल। और इस सेनेगल के अंदर ही ये झील पाई जाती है, यानी ये सेनेगल देश है और ये झील पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो झील पाई जाती है ये रेटबा झील है। इसको रेड पिंक के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको पिंक झील या लेक रोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेनेगल के अंदर पाई जाती है। और इस ये एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है डूनालिना सेलिना। डूनालिना सेलिना ये शैवाल है। इस शैवाल का रंग गुलाबी होता है जिसके कारण इसका रंग पूरा का पूरा गुलाबी हो जाता है, क्योंकि ये शैवाल इस झील के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समाचार में आपने देखा होगा एंड्रोग्रासिस थेनियसिस, ये क्या है, तो एंड्रोग्रासिस थेनियसिस ये एक पौधा है जो भारत के अंदर मिलता है, तमिलनाडु के थैनी जिले में। एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एंड्रोकोसिस थेनिसिस। अब ये जो पौधा है इसको स्थानीय नाम पर इसका नामकरण किया गया है और ये काफी हद तक मेगा मालियाना जैसा दिखता है। ठीक है, ये अनेक बीमारियों में काम आता है। ये उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधा है। अनेक बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, चाहे वो खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो। ये हर बीमारी में मोस्टली में, यानी 25 प्रजातियों के साथ इन बीमारियों में काम आता है। आगे है, हाल ही में एक संस्थागत श्रेणी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। वो किसको दिया गया है, तो यूपी की 60वीं बटालियन को पुरस्कार दिया गया है, इतना ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के 60वीं पैरासूट फील्ड अस्पताल को उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन प्रयासों के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। तो आयुषन फिर आ गया रेड डाटा लिस्ट के अंदर, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये है इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये किस कैटेगरी के अंदर आता है ये भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। ध्यान देना, लुप्त प्राय, यानी ये इस समय विलुप्त नहीं है लेकिन लुप्त प्राय, लुप्त होने की
कगार पर है इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान के अंदर मिलता है थार रेगिस्तान में। ठीक है, तो ये लगभग 100 से 150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे चिंता जता चुका है और आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में भी है शामिल है। तो हमारी करंट अब तक यही थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।